राधे राधे ऑल स्टूडेंट। आज बेटा फिर से हम आपके सामने फिजिक्स सेकंड का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। और बेटा ये जो फिजिक्स सेकंड आपकी इससे पहले चल रही थी, आपके जो लेंस निकाले थे तल और उत्तल जो पृष्ठ हुए थे, उसके बाद बेटा आपका ये एक नया टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका ये बेटा 10th में भी आपको मिलेगा और 12th में भी मिलेगा। और आज का बेटा जो आपका टॉपिक है वो है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, यानी कि प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का आपको यहाँ पे सूत्र ज्ञात करना है। और प्रिज्म द्वारा अपवर्तन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है या कैसे उसको ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में बेटा आज जानेंगे आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं प्रिज्म। ठीक, अब बेटा इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशंस है थोड़ी क्रिटिकल है, इसलिए बेटा यहाँ पे आप एक एक कंडीशन को बहुत ध्यान से बेटा देखना, क्योंकि ये पूरा का पूरा डेरिवेशन जो है डायग्राम पे ही डिपेंड है। आप इसको रट नहीं सकते, क्यों? आप यदि इसका डायग्राम अच्छे से बेटा अगर देख लेंगे, समझ लेंगे, तो इसका आप डेरिवेशन भी कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बेटा ये आपका एक प्रिज्म है। ये बेटा आपका प्रिज्म है और इस प्रिज्म को आपने नाम दे दिया ए, बी और बेटा सी। ठीक है, ये कंडीशन आपकी सेम बेटा वही है जैसे आपने अपवर्तन के नियम में पढ़ा होगा कि जब ये आपकी कोई एक पृष्ठ है और इस पर ये क्या होता है, अभिलंब होता है। सेम यहां पर भी बेटा क्या करेंगे, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी दोनों ही जो आपके पृष्ठ हैं या आप इनको भुजा मान सकते हैं, तो इन पर क्या होगा, एक आपको ए बी पर अभिलंब लेना है, दूसरा बेटा काहे पे लेना, आपको बी सी पर अभिलंब लेना। यानी कि दोनों ही भुजाओं पर ए बी और बी सी दोनों पे ही आपको क्या करना है, यहां पर लंब लेना है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए बी पर एक लंब लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा दूसरा लंब काहे पे लिया आपने, बीसी पर। दोनों में बेटा क्या किया, यहां पर एक दूसरे को कट कर दिया। ठीक, अब लंब लेने की जो प्रक्रिया है वो बेटा आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि जैसे आपकी ये एक भुजा है, अपवर्तन वाले में आपने देखा होगा कि जेड जेड आपका एक पृष्ठ है, इस पर आपने क्या लिया, एक अभिलंब ले लिया। और इस पर जो अभिलंब लेते हैं, इसमें क्या होता है कि जब आप कोई भी प्रकाश की किरण इस पर लेके आते हैं, और जब कोई भी प्रकाश की किरण बेटा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो वो क्या होती है, अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये क्या होता है, अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब यहाँ पर सबसे जो समझने वाली बात है आपके लिए वो ये है कि अभिलंब कैसे हुआ, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर डाउट ये रहता है कि ये तिरछी है। तो बेटा देखिए, ये अभी आपका एक पृष्ठ है जेड डेड डैश, और इस पर आपने मान लिया, ये क्या मान लिया, अभिलंब मान लिया, लंब मान लिया। आप यदि इसको ऐसे कर दें, अब देखिए बेटा यही तो आपका पृष्ठ है और इस पर ये आपका लंब है, देखिए। ठीक, अब यदि आप इसको जब ऐसे करेंगे तो ये भी तिरछी होगी, देखिए यही बन गया आपका सेम कंडीशन। और यही बेटा कहां पर रहेगा, यहां भी रहेगा। ठीक है, तो ये बेटा आपने क्या किया, एक लंब ले लिया, इसको नाम एम दे दिया और इसको क्या दे दिया आपने, एन नाम दे दिया। ठीक है, अब सेम कंडीशन यहां पे है, प्रिज्म के अंदर का जो माध्यम है वो बेटा क्या है, आपका सघन माध्यम है। और प्रिज्म के जो बाहर का माध्यम है, ये बेटा जो टोटल माध्यम है, ये कैसा है, आपका विरल माध्यम है। ठीक है, बाहर आपको मालूम है कि ये जो आपका प्रिज्म है ये रखा हुआ है, लेकिन इसके चारों ओर क्या होगी, वायु होगी। अब जैसे आप इसको मान लीजिए, अब ये अंदर इसका माध्यम कुछ और है, लेकिन बाहर ये बेटा क्या है, एक खुले वातावरण में रखी हुई। और जब ये खुले वातावरण में रखी हुई है तो चारों ओर इसके क्या होगी, वायु होगी। जब चारों ओर वायु है तो इसके चारों ओर का माध्यम कैसा होगा, विरल होगा। लेकिन इसके अंदर का बेटा जो माध्यम होगा वो कैसा होगा, सघन होगा। ठीक है, अब इस प्रिज्म के बाहर का माध्यम सघन है, विरल है, और अंदर का बेटा माध्यम क्या है, सघन है। अब आपने यहां पर क्या किया, यहां पर बेटा आपने विरल माध्यम से एक प्रकाश की किरण ले ली। ठीक, क्योंकि आपको मालूम है कि विरल माध्यम से जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है।
अब बेटा एक प्रकाश की किरण कहां से जाएगी? विरल माध्यम से। ठीक, ये एक विरल माध्यम से प्रकाश की किरण बेटा आपकी गई, और जैसे ही ये ए बी भुजा पर डाले गए लंब से टकराती है तो ये क्या होती है? इसको जाना तो सीधे चाहिए था, लेकिन जब ये विरल माध्यम से कहां जा रही है? अंदर जा रही है सघन माध्यम में, और जब विरल माध्यम से बेटा सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है? अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब इसका अभिलंब तो ये है, तो ये किरण सीधी ना जाकर क्या होगा? अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी बेटा। ठीक है, ये अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब ये यहां पर भी दो कंडीशन हो गए कि अब जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब ये यहां से सघन माध्यम से बेटा फिर कहां जाएगी? विरल माध्यम में। और इसकी भी कंडीशन है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण ये लंब ले लिया, इधर बेटा सघन माध्यम ले लिया, इधर क्या ले लिया? विरल माध्यम। कंडीशन चेंज कर दी। जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में बेटा जाती है तो क्या होता है? वो अपने अभिलंब से दूर हटती है। अब जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अपने अभिलंब से क्या होगी? दूर हट जाएगी। सेम बेटा कंडीशन यहां पर भी ये है कि अब जो आपकी किरण है ये कहां है? विरल सघन माध्यम में। कहां है बेटा? सघन माध्यम। अब सघन माध्यम से फिर से कहां जाएगी? विरल माध्यम में। और जब फिर से विरल माध्यम में जाएगी तो इसका अभिलंब तो ये है, लेकिन ये क्या होगी? अपने अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये बेटा अभिलंब से क्या होगी? दूर हट जाएगी। ठीक है, अब यहां पर जो कंडीशन देखिए, आपको ये मालूम है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन अब आपने यहाँ पे विरल माध्यम ले लिया, यहाँ पे बेटा सघन माध्यम ले लिया आपने, और जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। दोनों कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, और यदि इसको बेटा ज्यादा आपको डिटेल में देखना है तो आपने इसमें आप प्ले लिस्ट में अपवर्तन का नियम देख सकते हैं, जो इससे पहले डाल दिया, उसको बहुत डिटेल में बेटा एक एक पॉइंट को समझाया गया है आपको। ठीक है, अब बेटा यहां पर आप देखिए कि जिधर से आपकी प्रकाश की किरण आती है, आपतित होती है, उधर बेटा आपका आपतन कोण क्या बनता है? आई बनता है। ठीक, जिधर को ये आपकी प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है उधर अपवर्तन कोण क्या बनता है? आपका आर बनता है। ठीक, अब यहां पर देखिए, यहां पर आपकी प्रकाश की किरण बेटा विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई, यानी इधर से आपतित हुई, और जब इधर से गई तो यहां पे आपतन कोण क्या बन जाएगा? I1। क्या बन जाएगा? I1। अब बेटा जब ये अंदर प्रवेश की, विरल माध्यम से कहां गई? सघन माध्यम में। विरल माध्यम से कहां गई? सघन माध्यम में। तो बेटा इधर से आपतित किरण हुई और इधर क्या हुआ? इसका अपवर्तन हुआ। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई तो इसका क्या हुआ? अपवर्तन हुआ। तो आपतन कोण इधर I1 हुआ, तो बेटा इधर अपवर्तन कोण क्या हो गया आपका? R1 हो गया। ठीक, इधर आपका अपवर्तन कोण क्या हो गया? R1। लेकिन अब यहां पर कंडीशन क्या आ गई है कि अब ये आपका जो प्रिज्म है इसके अंदर का माध्यम बेटा क्या है? सघन है। अब एक ही माध्यम में दो तो कोण नहीं बन सकते हैं। अब यहां पर आपका अपवर्तन कोण भी R1 होगा और अब यहां पर बेटा आपका अपवर्तन कोण भी R1 होगा और आपतन कोण भी R2 होगा। अब वो कैसे होगा देखिए, अब आपको मालूम है कि आपकी प्रकाश की किरण, इसको आप नाम दे दो, इसको आपने P नाम दे दिया, यहां पर बेटा आपने इसको Q नाम दे दिया, इसको R नाम दे दिया और इसको S दे दिया। ठीक है, अब आपकी PQ प्रकाश की किरण अभिलंब M और T पर पड़ता है। अभिलंब बेटा क्या है आपका? MT, और ये क्या है? NT। ठीक है, अब आपकी PQ जो प्रकाश की किरण है ये MT अभिलंब पर या AB भुजा के अभिलंब MT पर टकराती है, और टकराने के पश्चात ये कहां जाती है? आपकी सघन माध्यम में जाती है। सघन माध्यम में अपवर्तन कोण क्या बनता है आपका? R1 बेटा। अब ये प्रकाश की किरण अब सघन माध्यम है, और सघन माध्यम से अब कहां जाएगी? विरल माध्यम। तो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब से क्या होती है? दूर हटती है।
तब इधर आपतन कोण बेटा इधर सॉरी इधर भी आपका आपतन कोण आर आई होता है, अपवर्तन कोण आर होता है। यहां पर भी कंडीशन ये है कि अब जब सघन माध्यम से विरल माध्यम यानी एक ही किरण यहां पर यही I1 के लिए अपवर्तन का कोण काम करती है, जबकि इस RS भुजा के लिए यहीं पर ये कहे का काम करती है, आपतन कोण का काम करती है। तो जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो यहां आपतन कोण क्या बनाएगी R2, और यहां पर बेटा ये आपका जो अपवर्तन कोण है वो क्या बनाएगी I2 बनाएगी। क्या बनाएगी I2 बनाएगी। ठीक है, यहां पर ये बेटा ये आपका यहां नहीं इसको रुक जाओ बेटा, थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये बनेगा आपका I2। ठीक, अब बेटा एक बार इसको और आप देख लीजिए, ए बी सी आपका एक प्रिज्म है, ए बी भुजा पर आपने अभिलंब एम और टी लिया, जबकि बीसी भुजा पर अभिलंब क्या लिया एन और टी। ये विरल माध्यम है, ये बेटा अंदर इसके प्रिज्म के सघन माध्यम है, क्योंकि प्रिज्म आपका कांच का बना होता है। ठीक है, जब प्रिज्म आपका कांच का बना होता है तो अंदर सघन माध्यम होगा, कांच है जल में सघन माध्यम होता है आपका। तो एक प्रकाश की किरण विरल माध्यम से कहा जाती है सघन माध्यम में जाती है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी इसको जाना तो ऐसे चाहिए था लेकिन ये अपने अभिलंब की ओर झुक गई। जिधर से ये प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाती है या आपतित होती है तो उधर आपतन कोण I1 बनता है, सघन माध्यम में अपवर्तित होती है तो उधर अपवर्तन कोण क्या बनता है R1 बनता है। ठीक है, अब यही प्रकाश की किरण या QR ये क्या करती है, यहां पर तो ये बेटा सघन माध्यम में यहाँ अपवर्तन कोण का भी काम करती है और आपतन कोण का भी। ठीक, यानी ये अपवर्तित किरण का भी काम करती है और आपतित किरण का भी काम करती है। अभी ये दो कंडीशन होती है, पहले विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में। दोनों कंडीशन एक ही प्रिज्म में है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में भी ये प्रकाश की किरण जाएगी बेटा, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में भी जाएगी। अब बेटा यहां से आपको मालूम है कि जब ये विरल माध्यम सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण I1 और अपवर्तन कोण R1 होता है। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वहां पे आप ये मत सोचना कि आप आपतन कोण I1 कर सकते हैं I2, क्यों? क्योंकि बेटा अब यहाँ पे पहले से एक प्रिज्म में कोई एक ही कोण तो रहेगा, R हो गया। अब आप ये को यहाँ पे I1 ले लो या I2 ले लो, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले से यहाँ पर आपका अपवर्तन कोण क्या बन गया R1 बन गया। तो अब इस पूरे प्रिज्म बेटा R ही रहेगा, यही R आपका अपवर्तन भी होगा, यही R आपका आपतन भी होगा। तो अब यही बेटा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो आपका अपवर्तन कोण बेटा वो सॉरी आपतन कोण आपका R2 होगा, अपवर्तन कोण I2 होगा। ठीक है, अब बेटा देखिए मैं इस वाली भुजा को यहां से क्या करते हैं पीछे बढ़ा लेते हैं। ठीक, इस भुजा को भी क्या करते हैं यहां से पीछे बढ़ा लेते हैं। जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं वहां पर बेटा विचलन कोण क्या बनता है डेल्टा बनता है। विचलन कोण क्या बनता है डेल्टा, यानी ये डेल्टा जो है बहिष्ठ कोण का काम करता है, ये बहिष्ठ कोण का काम करता है। तो इसके दो अंतः कोण बेटा क्या हो जाएंगे अंदर वाले, ये डेल्टा 1 हो जाएगा, तो ये बेटा क्या हो जाएगा डेल्टा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये डेल्टा 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा डेल्टा 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको, और ये बेटा भुजा बी पर एक प्रिज्म का कोण होगा जिसको क्या बोलते हैं हम ए बोलते हैं। प्रिज्म का कोण क्या बनेगा ए बनेगा आपका। ठीक है, इसकी बेटा एक एक कंडीशन आप इसको देखते रहिए, कहीं पर आपने थोड़ी भी चूक कर दे तो यहीं से आप क्या होगा गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम आपका। ठीक है, इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि आपको एक एक कंडीशन बता दी जाए। ठीक,
अब बेटा देखिए यहां पर आपकी समस्या क्या कंडीशन होगी। देखिए सबसे पहले आपको हमने यहां तो समझा दिया, पी क्यू, क्यू से आर में जाएगी, आर से फिर एस में, और ये जो निकलती है इसको क्या कहते हैं, निर्गत किरण। इसको बेटा क्या कहते हैं, निर्गत, और इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। इसको बेटा क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको, ये जो आपका डेल्टा है ये बहिष्ठ कोण है, क्योंकि आपको बताया है कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण उसके दो अंतः कोणों के योग के बराबर है। यदि ये 60 है, ये 50 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 110, क्योंकि ये बहिष्ठ कोण है, दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे भी डेल्टा बहिष्ठ कोण का काम करेगा। डेल्टा का काम करेगा, बहिष्ठ कोण, ये दो कोण अंतः कोण डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के योग के बराबर हो जाएगा। यानी डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, क्योंकि डेल्टा बहिष्ठ कोण है, दो अंतः कोण क्या है आपके, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 है। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, डेल्टा यानी विचलन कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद बेटा अब आप यहां पर आ जाइए। यहां पर जो कंडीशन है ये आपकी देखो बेटा, यही तो है, ये देखिए, ये आपका अविलंब है m और t है। ठीक, उसके बाद ये भुजा है आपकी, इस यहां पर ये देखो बेटा, ये आपका ये p है, सॉरी ये आपका q है। अब देखिए ये वाला कोण, ये यही तो है, ये आपका क्या बन रहा है, I1। ठीक, अब यहां पर देखिए ये देखिए और ये देखिए, ये और यही भुजा है, एक दूसरे करो। यहां पर इसमें क्या किया, ये यही भुजा आपकी झुक गई, इधर चली गई, ये बेटा डेल्टा 1 हो गया, और ये क्या हो गया आपका R1 हो गया। ठीक, देखिए सेम वही है, डेल्टा 1 R1, डेल्टा 1 R1। अब यहाँ पे मेन जो चीज है वो समझाने वाले आपकी ये है कि जो I1 है और डेल्टा 1 और R1 है, ये बेटा बहिष्ठ कोण है, वो सॉरी ये कैसे है, शीर्षाभिमुख कोण है। और शीर्षाभिमुख कोण आपको मालूम है कि यदि ये I है तो ये भी I1 होगा, ये अगर I2 R1 है तो ये भी क्या होगा, R1 होगा। यानी कि शीर्षाभिमुख कोण का मतलब है कि जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये तो बेटा कोण I1 है, लेकिन ये क्या है, डेल्टा 1 और R1 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा कोण जो आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस R1, क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस R1। और तब ये जाकर बहिष्ठ कोण आपका बन जाएगा क्या, सॉरी शीर्षाभिमुख कोण आपका बन जाएगा I1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस R1। ठीक, क्योंकि ये दोनों की दोनों, अब क्योंकि है तो यही, देखिए जो I1 है, डेल्टा 1 और R1, इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर होगा, I1 के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से दोनों भुजाओं का योग हो जाएगा कि जो कोण ये है वही कोण ये। अब ये मालूम हो गया यहाँ पर कि I1 किसके बराबर है, डेल्टा 1 प्लस R1 के बराबर है, या डेल्टा 1 प्लस R1 किसके बराबर है, I1 के, यानी जो ये है वही ये हो गया। सेम कंडीशन बेटा यही यहां पर भी होगा, यहां पर आपका I2 डेल्टा 2 और R2 के बराबर होगा। ठीक है, अब इसके बाद भी बेटा आपको कोई भी डाउट हो आप अपना पूछ लेना, क्योंकि अभी बीच बीच में हम इसको समझाते रहेंगे आपको फिर से बार बार। तो बेटा देखिए आप, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, I1। I1 जब आप निकालेंगे तो I1 किन दो कोणों के योग के बराबर होगा, डेल्टा 1 प्लस R1। I1 बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा 1 प्लस R1। ठीक, अब यहां से आपको डेल्टा 1 का मान निकालना है, तो डेल्टा 1 इजकल टू हो जाएगा बेटा आपका R1 माइनस, सॉरी I1 माइनस R1 हो जाएगा। ठीक है, R1 बेटा इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण 1। ये आपने डेल्टा 1 का मान निकाल लिया,
क्योंकि जो आपकी I1 भुजा है ये किसके बराबर है, डेल्टा 1 प्लस R1 के, ठीक। उसके बाद अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा वो सॉरी I2 निकालना है। I2 बेटा आपका डेल्टा 2 और R2 के बराबर होगा। I2 इजकल टू आपका हो जाएगा डेल्टा 2 प्लस R2। यहां से बेटा डेल्टा 2 का मान निकाल लेंगे आप। डेल्टा 2 बराबर हो जाएगा आपका I2 यही रहेगा, R2 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा R2, और ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक। ये आपके दो समीकरण बन गए, यानी एक बार आपने I1 निकाल लिया, एक बार I2। I1 आपका जो है इन दो भुजाओं के बराबर है, ये है पूरा आपका I1, और ये टोटल आपका क्या है R2 है, I2 है, ठीक। क्योंकि बेटा इस डेरिवेशन में आपको एक एक बात को याद रखना है, ठीक है। फिर आप क्योंकि आप अगर यहाँ पर इसकी बेटा कंडीशन आप नहीं समझेंगे तो आपको ये डेरिवेशन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फिर आपको रटना होगा, और रटने से काम चलता नहीं, थोड़ी देर के लिए रटो वो भूल जाओगे आप। तो कंडीशन याद रखना, I1 डेल्टा 1 और R1 के योग के बराबर है, डेल्टा 1 R1 के योग के बराबर है। I2 बेटा डेल्टा 2 और R2 योग के बराबर है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है शीर्षा विमुख कोण है। ये कैसे बेटा कोण है, शीर्षा विमुख कोण है, ठीक है। अब बेटा देखिए, अब आपको क्या ज्ञात करना है, अल्पतम वो सॉरी अब क्या करना है, विचलन कोण। और आपको मालूम है विचलन कोण जो है यहाँ पर ये बहिष्ठ कोण का काम करता है, और जब आपका विचलन कोण यहाँ पर बहिष्ठ कोण का काम कर रहा है तो आपको मालूम है कि कोई भी बहिष्ठ कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। आपको हमने बताया भी बेटा, त्रिभुज है ये बहिष्ठ कोण है, अगर ये आपका 60 अंश है, ये कितना है 50 अंश, तो ये और ये योग किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये बहिष्ठ कोण है, और बहिष्ठ कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो बेटा देखिए, तो आप जब अब आप विचलन निकालेंगे, जब विचलन कोण निकालेंगे तो विचलन कोण क्या होगा, दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो डेल्टा बेटा आपके किसके बराबर होगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा 1 किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब आपको विचलन कोण निकालना है, और विचलन कोण आपका बहिष्ठ कोण का काम कर रहा है, और बहिष्ठ कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। आप यहां पर लिख सकते हैं कि डेल्टा बहिष्ठ कोण का काम करता है, और बहिष्ठ कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर कि कुल विचलन कोण, ठीक है। अब इसको आप क्या डाल दो, समीकरण 3, ठीक। डेल्टा 1 का मान आपने निकाल लिया है, डेल्टा 2 का मान भी आप ज्ञात कर चुके हैं। तो डेल्टा 1 का मान I1 R1 है, डेल्टा 2 का I2 R2 है। तो समीकरण 1 और 2 से डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के मान उठाकर कहां रख दीजिए, समीकरण 3 में। यहां पर आप लिख दीजिए समीकरण 1 बा 2 से मान समीकरण 3 में, ठीक। यानी कि आपने क्या किया, समीकरण 1 और 2 के मान उठाकर कहां रख दिए, समीकरण 3 में। तो ये बेटा आपका डेल्टा है, ऐसा ही रहेगा। डेल्टा 1 का मान क्या है आपका, I1 माइनस R1। डेल्टा 2 का मान क्या है आपका, प्लस का चिन्ह आ जाएगा। डेल्टा 2 का मान आपका बेटा क्या है, I2 माइनस R2, ठीक। अब बेटा देखिए यहाँ पर I1 और I2 आपके प्लस में है, तो ये तो एक तरफ कर लीजिए प्लस में। R1 और R2 आपके माइनस में, तो इनको भी प्लस में करना होगा। हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो I1 आपने इधर ले लिया अपना, प्लस में ही है। I2 भी बेटा कैसा है, प्लस में है, इसको इधर ले लिया। यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, और R1 और R2 अंदर कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, R1 प्लस
R2। जब आप इसका कोष्टक हटा देंगे फिर से बेटा क्या हो जाएगा आपका, माइनस में ही हो जाएंगे दोनों, -R1 -R2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब माइनस आपने कॉमन ले लिया, माइनस जब कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या होता है, अंदर कैसी हो जाती है संख्या आपकी बेटा, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, अंदर बेटा संख्या आपकी कैसी हो जाती है, पॉजिटिव। ठीक, इसको आपने क्या कर दिया, समीकरण 4 डाल दिया। ठीक, इसको बेटा क्या डाल दिया, समीकरण 4। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर सबसे जो मेन टॉपिक है वो आप बेटा समझ लेना। ठीक, अब आपको यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज लेना है। अब आपको मालूम है चक्रीय चतुर्भुज आपका कौन सा बोल बन रहा है, क्यू बी आर और टी, ये बन रहा है बेटा आपका। ये आपका क्यू है, ये बी है, ये आर है और ये बेटा क्या है, टी है। ठीक, ये आपका क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया, ये आपका चतुर्भुज हो गया। और चतुर्भुज की आपको मालूम है चारों भुजाओं का योग कितना होता है, 360 होता है, यानी कि 360 अंश होता है। चतुर्भुज की समस्त भुजाओं का योग क्या होता है, 360 अंश, यानी कि प्रत्येक भुजा एक दूसरे भुजा के साथ 90 अंश का कोण बनाती है। क्योंकि ये वाली भुजा जो है यहां पर बना रही है, ये यहां पर 90 अंश का बनाती है कोण, ये यहां पर बनाती है, यानी 90 180 180 दूनी 360, और दोनों भुजाएं, चारों भुजाएं एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाती हैं। और जब 90 अंश का कोण बनाती हैं तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, कोण। अब बेटा देखिए आप चतुर्भुज क्यू बी आर और टी में, ठीक है, चतुर्भुज क्यू बी आर टी में, ठीक, क्यू बी आर टी में। अब बेटा देखिए यहां पर बी की जगह पे तो कोण ए दिया है आपका। ठीक, अब यहां पर आप समझ लीजिए, यहां पर जो क्यू है आपको मालूम है, एक तो ये है और इसके ऊपर ये है, ये क्यू है। ठीक, ये बिंदु क्या है, क्यू है। और क्यू पर आपको मालूम है ये कोण कितना बन रहा है बेटा, 90 अंश का बन रहा है। ये देखिए, ये इस पर लंब है, ये आपका बी है, ये क्या है, ए है। ए बी पर लंब आपका क्या है, एम और टी, यही तो है। ए बी पर एम और टी क्या है, लंब है, यानी कि जो क्यू वाला बिंदु है, इस क्यू बिंदु पर बेटा कोण कितना बन रहा है आपका, 90 अंश बन रहा है। कोण क्यू आपकी क्यू बिंदु पर बेटा कोण क्या बन रहा है, 90 अंश। और यही कंडीशन बेटा आर पे भी है, आर पे भी आपका कोण क्या बन रहा है, 90 अंश, क्योंकि बी और सी पर लंब क्या है आपका, एन और टी है। एन और टी बिंदु आर पर 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो देखिए बेटा चतुर्भुज की चारों भुजाओं का आप योग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण Q प्लस कोण B प्लस कोण R प्लस कोण T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 हो गया आपका। ठीक है, अब आपको मालूम है कि कोण Q 90 है, कोण R 90 है, कोण B क्या है आपका, A है। ठीक है, यहां पे आपको बता दिया है कि ए बी भुजा पर एम और टी बेटा आपका अभिलंब है, जो बिंदु क्यू पर 90 अंश का कोण बनाता है, यानी कि कोण क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो कोण क्यू आपका 90 अंश, कोण बी आपका ए है, कोण आर भी आपका बेटा कितना है, 90 अंश है, और कोण टी आपका कुछ नहीं दिया है, और इजिकल टू 360। टी पर तो कोई कोण दिया नहीं है। ठीक, अब बेटा देखिए 90 90 क्या हो जाएगा, 90 और 90 क्या हो जाएगा, 180। 180 जब इधर जाएंगे घट जाएंगे, क्योंकि 180 बेटा इधर क्या हो जाएंगे, चलो इसको कर देते हैं। ठीक है, कोण टी इजकल टू, ये यहीं रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये और ये कहां चले जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर तीनों प्लस में है तो इधर जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, माइनस में। तो कोण टी इजकल टू हो जाएगा 360,
90 90 180, 180 इधर जाएंगे, ठीक। आपका बेटा ए भी इधर जाएगा, ठीक है। अब यहां से ये क्या हो जाएगा, 360 में से 180 गए तो कोण टी का मान क्या आ जाएगा, 180 माइनस ए, 180 माइनस ए हो गया। इसको आपने क्या डाल दिया, समीकरण 5 डाल दिया, ठीक। इसके बेटा समीकरण क्या डाल दिया आपने, 5 डाल दिया। अब देखिए इधर देखिए, यहां तक बेटा अगर कोई भी डाउट हो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहली बात तो बेटा कोई कोशिश नहीं। अब यहां आपने ये ले लिया, क्यू बी ले लिया, क्यू क्यू बी आर और टी ले लिया। अब उसके बाद बेटा आपका एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। अब बेटा त्रिभुज देख लीजिए, ये आपका टी है, ये क्यू है, ये क्या है, आर है, क्यू आर टी। देखिए क्यू पर बेटा आपका ये अंतः कोण R1 बन रहा है, जबकि आर पर क्या बन रहा है आपका, R2 बन रहा है, ठीक। यही तो है क्यू आर टी, क्यू आर टी। क्यू पर कोण आपका R1, आर पर कोण आपका R2, टी पर कोई कोण दिया नहीं आपका, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज है और त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बेटा 180 अंश होता है, लेकिन दो आपके कोण A1 R1 R2 दिए हैं, लेकिन ये नहीं दिया है। तो अब आप क्या करेंगे, त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज क्यू आर टी में, त्रिभुज क्यू आर टी में, ठीक। अब आप जब त्रिभुज लेंगे तो बेटा देखिए त्रिभुज में भी तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, 180 अंश। तो कोण क्यू, भुजा आर और भुजा टी, कोण आर प्लस कोण, सॉरी कोण क्यू प्लस कोण आर प्लस कोण टी इज इक्वल टू 180 अंश, ठीक है, 180 अंश, ठीक। तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, 180 अंश। और कोण क्यू आपका कितना है, R1, ये कितना है बेटा आपका R1 प्लस आर आपका कितना है, R2 प्लस, और कोण टी का मान बेटा कहाँ है आपका, इधर है। अभी इसको बाद में रख देंगे। और ये क्या है, कोण टी इज इक्वल टू 180, ठीक। अब आपको मालूम है ये दोनों बेटा किधर जाएंगे, इधर जाएंगे। तो कैसे हो जाएंगे, माइनस में, क्योंकि हमें कोण टी निकालना है और कोण टी आपको निकालना है 180 अंश, तो ऐसा ही रहेगा। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर क्या हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि दोनों ही इधर कैसे जाएंगे, माइनस में जाएंगे, दोनों माइनस में जाएंगे तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे, दोनों कैसे आ जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। तो 180 माइनस क्या हो गया, R1 प्लस R2 हो गया, ठीक है। कोण आपको दिख रहा होगा बेटा, कोण टी इधर भी आपको दिख रहा है, कोण टी इधर भी दिख रहा। यहाँ पर कोण टी का मान कितना दिया, 180 माइनस ए, यहाँ पर कोण टी का मान ये दिया, ठीक। अब इसको समीकरण 5 दिया तो इसको आप दे सकते हैं समीकरण 6, ठीक। अब समीकरण 5 से टी का मान उठाकर कहाँ रखना है आपको, समीकरण 6 में रखना है। यानी ये समीकरण 5 है, यहां से टी का मान ये पूरा का पूरा मान उठाना है आपको, ठीक है। ये पूरा मान उठाना है, वो कहां रख देना, समीकरण 6 में रख देना है। तो यहां पे लिख दो समीकरण 5/6 से। अब बेटा देखिए ये मान है कितना है, 180 माइनस ए इजिकल टू, ये ऐसा ही रखा रहेगा 6 वाला, R1 माइन प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2। अब बेटा देखिए ये 180 अंश से 180 अंश आपका कट हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, आपका रह क्या जाएगा यहाँ पे, A इजकल टू R1 प्लस R2, A इजकल टू क्या रह जाएगा आपका, R1 प्लस R2 रह जाएगा, ठीक है। अब जो आपका
ए इजकल टू R1 प्लस R2 है, यहां पर क्या होगा कि अब आपको अल्पतम विचलन कोण निकालना है, यानी कि विचलन कोण का मान कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब विचलन कोण का मान कम हो जाएगा तो डेल्टा की जगह पे डेल्टा एम रखेंगे, I1 की जगह पे I रखेंगे, R1 की जगह पे R रखेंगे, I2 की जगह पे बेटा I रखेंगे, R2 की जगह पे भी R, यानी कि हर कंडीशन में क्या रखेंगे, R1 R2 की जगह पे R, I1 I2 की जगह पे I रखेंगे आप, ठीक है। अब देखिए यहां तक बेटा अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। पहले तो बेटा हमारी ये कोशिश है कि आपका किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। अब इसको आपने क्या किया, इसको समीकरण डाल दिया 7, क्योंकि इसका एक कंडीशन और है डेरिवेशन का, लेकिन वो बेटा बहुत टफ कंडीशन है। यहां पर आप स्टेप बाय स्टेप आराम से इसको कर सकते हैं, वहां पर कोड बहुत लिए गए हैं। अब बेटा देखिए अल्पतम विचलन की स्थिति में अल्पतम विचलन की स्थिति में, यानी कि जब अल्पतम विचलन कोण बहुत कम होगा तो डेल्टा की जगह पे हम क्या लेंगे, डेल्टा एम I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I लेंगे, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, क्या लेंगे R। यानी कि जब आपका विचलन कोण डेल्टा है, डेल्टा का मान बहुत ज्यादा कम होगा, और डेल्टा का मान जब बहुत ज्यादा कम होगा तो वहां पर बेटा क्या करेंगे, डेल्टा की जगह पे हम डेल्टा एम लेंगे, I1 की जगह और I2 की जगह पे I लेंगे, R1 और R2 की जगह पे R लेंगे, यानी I1 I1 I2 R2 R1 और हट जाएगा, उनकी जगह पे क्या लेंगे हम I और R। अब यही I1 I2, अब यहाँ पर R है, R1 है R2 है, तो R1 जगह R, R2 जगह पे R, यही कंडीशन यहाँ पर करना है और यही कंडीशन समीकरण 4 में भी करना है। दोनों ही जगह हम क्या करेंगे, I1 I2 जगह I, R1 R2 जगह R, दोनों जगह यही कर देंगे, ठीक है। देखिए यहां पर आप जब रखेंगे इस वाले समीकरण में, जब आप रखेंगे तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, R1 की जगह R, R2 की जगह पे भी R, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका A इज इक्वल टू 2R, ठीक। एक तो आपका ये हो गया A इज इक्वल टू 2R। अब यहां से बेटा क्या करना, आपको R का मान निकालना है, तो R बराबर क्या हो जाएगा आपका A/2, इसका आपको काम पड़ेगा, इसको बंद कर लीजिए, ठीक। समीकरण 7 में R1 की जगह R, R2 की जगह पे R, R हो गया, यहां से R का आपने मान निकाल लिया, ठीक। अब यही काम कहां करेंगे, समीकरण 4 में भी आपको करना है, ठीक। समीकरण 4 में भी बेटा क्या करेंगे, I1 की जगह I, I2 की जगह I, R1 की जगह R, R2 की जगह R, ठीक। याद रखना इसको। अब देखो समीकरण 4 से समीकरण 4 से, अब समीकरण 4 बेटा यही है आपका, डेल्टा की जगह डेल्टा एम करना है, ठीक। I1 की जगह पे आपको I करना है, प्लस I2 की जगह पे भी I करना है, माइनस R1 की जगह पे बेटा क्या करना है आपको R, और R2 की जगह पे भी R करना है, ठीक। हो गया कंडीशन। अब बेटा देखिए यहां पर आपको क्या करना है, ये 2I हो जाए, डेल्टा एम इजकल टू क्या हो जाएगा 2I माइनस कोष्टक माइनस में क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा, ठीक। अब 2R का मान बेटा 2R इजकल टू क्या है A है, 2R इजकल टू क्या है A है, यानी इस 2R का मान A है, तो 2R की जगह हम क्या रख देंगे A रख देंगे, यानी यहाँ पर 2R की जगह क्या रख देंगे A, क्योंकि 2R किसके बराबर है A के बराबर है, ठीक। अब बेटा देखिए
डेल्टा एम आपका ऐसा ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं चेंजेस होना। 2i की जगह पे आपका 2i ही रहेगा, जबकि 2r की जगह आपको क्या रखना है, a। 2r किसके बराबर है, a के, तो यहाँ पे 2r की जगह क्या रख देंगे आप, a रख देंगे। ठीक, a आपका इधर आ जाएगा, डेल्टा एम प्लस a इजिकल टू क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। यहां से आपको i ज्ञात करनी है, तो i इजिकल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस a बाई 2। इसको भी बेटा कोष्टक में बंद कर लीजिए आप। अब आप देखिए आपका i का मान भी आ गया और बेटा r का मान भी आ गया, दोनों के ही मान आ गए। अब आप लगा दो यहां स्नेल का नियम। ठीक, स्नेल के नियम से। अब स्नेल का नियम बेटा आपको मालूम है, n इजकल टू साइन आई अपान क्या होता है, साइन r होता है। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपान साइन r। अब बेटा साइन आई का मान आपका ये है, r का मान बेटा ये है, यानी i और r के मान आप क्या करेंगे, i की जगह पे i का मान, r की जगह पे r का मान रख दीजिए। n इजकल टू हो जाएगा साइन, और i का मान क्या है बेटा, इधर है, डेल्टा एम प्लस a बाई 2 अपॉन। अब बेटा देखिए साइन तो ऐसा ही रहेगा आपका, r का मान क्या है, a बाई 2, तो r की जगह क्या हो जाएगा, a बाई 2। ये आपका क्या हुआ, प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र हो गया बेटा, यानी निगमन निकल आया। ठीक है, प्रिज्म के अपवर्तन का निगमन हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, अब कंडीशन आती है कि यानी अब आपका जो प्रिज्म है बेटा वो कैसा है, बहुत पतला है। ठीक, कंडीशन यहां पर लिख देना आप, इधर आ जाइए इसको। जब प्रिज्म बहुत पतला हो, तब, यानी कि जब प्रिज्म बेटा कैसा होगा, पतला होगा, और जब प्रिज्म पतला होगा तो क्या होगा, साइन की जगह पे क्या रह जाए, साइन आई की जगह पे आई रह जाएगा, साइन आर की जगह पे आर, यानी कि साइन आई की जगह पे हम आई लेंगे और साइन आर की जगह पे क्या लेंगे, आर लेंगे। ठीक है, साइन आई की जगह पे आई लेंगे और साइन आर की जगह पे आई आर लेंगे, यानी साइन आपका हट जाएगा और बचेगा क्या आपका, आई और आर बचेगा। तो फिर इसको बेटा आप कैसे लिखेंगे, एन इजकल टू क्या हो जाएगा बाबू, आई अपान आर। अब बेटा देखिए आप आई का मान आप फिर से यहां से रख दीजिए आप। ठीक है, आई का मान बेटा यहां पे फिर से आप रख दीजिए, आई का मान आपका क्या है, डेल एम प्लस ए बाई 2 अपान, आर का मान बेटा आप यहां से रख दीजिए, ए बाई 2। 2 से 2 बेटा आपका कट हो गया, अब आपका रह क्या गया, एन इजकल टू डेल एम प्लस ए अपान ए रह गया। ठीक, इसका इधर मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन ए इजकल टू डेल ए एम प्लस ए बाबू इधर आ जाएगा आपका माइनस में, तो डेल एम इजकल टू आपका हो जाएगा एन ए माइनस ए आपका बाहर आ जाएगा,
तो डेल एम इजकल टू आपका हो जाएगा ए और कोष्टक में हो जाएगा n-1। ये बेटा कंडीशन तब है जब आपका प्रिज्म कैसा है, बहुत पतला है। ठीक, अब बेटा आपको यहाँ पर पहले तो हमारी पूरी कोशिश रही कि आपको एक एक कंडीशन समझा दी जाए, लेकिन फिर से बेटा हम कोशिश दोबारा से आपको फिर से समझाने कर रहे हैं। और बेटा कोशिश करना एक एक कंडीशन को, आपको मेन चीज बेटा यहाँ से समझनी है कि आपका ए बी आपका एक प्रिज्म है जिसकी एक भुजा ए बी है, दूसरी क्या है बी और सी है। ए बी भुजा पर एक अभिलंब आपने एम और टी लिया, बी सी भुजा पर अभिलंब टी एन लिया। यहां से PQ आपकी एक आपतित किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है और अपने अभिलंब की ओर झुक जाती। जाना तो इधर चाहिए तो, लेकिन ये क्या होती है इधर झुक जाती है। फिर से यही किरण आपकी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो सघन विरल माध्यम में आपतन कोण I1 और अपवर्तन कोण R1। सघन से जब विरल में जाती है तो आपतन कोण R2 अपवर्तन कोण I2 बनाती है। ठीक, ये किरण भी पीछे खींचते हैं, इसको पीछे खींचते हैं, तो यहाँ पर विचलन कोण बेटा डेल्टा बनता है। ये विचलन कोण डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के योग के बराबर होगा, क्योंकि डेल्टा 1 और डेल्टा 2 आपके कैसे हैं, अंतः कोण है। ठीक है, अब बेटा देखिए, तो सबसे पहले आपका इधर आपको देख रहा है I1 है, और ये वाला जो पूरा का पूरा ये इतना जो पार्ट है आपका ये I1 के बराबर है। देखिए जितना ये होगा उतना ही ये होगा, यानी I1 इन दो कोणों के योग के बराबर होगा, तो डेल्टा 1 प्लस R1। वहां पर बेटा हमने यहाँ पे ज्ञात किया है I1 बराबर आपका हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस R1। डेल्टा 1 का मान निकाल लेंगे, R1 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, समीकरण 1 हो गया। दूसरा बेटा यहाँ से I2 निकालना है, तो I2 आपका बेटा R2 आपका जो I2 जो है वो डेल्टा 2 और R2 के योग के बराबर होगा, तो I2 बेटा आपका हो गया डेल्टा 2 प्लस R2। यहां से डेल्टा 2 का मान निकाल लिया, समीकरण 2 हो गया। फिर आपको कुल विचलन निकालना है, और जब कुल विचलन निकालना है तो क्या होगा, वो डेल्टा बराबर डेल्टा 1, यानी कि कुल विचलन मतलब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को आपस में जोड़ देंगे तब हमारा कुल विचलन निकल आएगा। अब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को जोड़ दिया, यहां से ये डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, समीकरण 1 और 2 से डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के मान रख देंगे। यहाँ पर डेल्टा 1 का मान ये है, डेल्टा 2 का ये है। I1 और I2 आपके प्लस में है, एक तरफ कर लिए, R1 R2 आपके माइनस में है, माइनस कॉमन ले लिया, इनको भी प्लस में कर लिया। फिर चतुर्भुज ले लिया आपका कौन सा बेटा, देखो चतुर्भुज QBRT। ठीक, कोण Q प्लस कोण B प्लस कोण R प्लस कोण T, क्योंकि चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग क्या होता है आपका 360 अंश होता है। कोण Q 90 है, कोण देखो बेटा कोण Q आपका 90 है, कोण B आपका A है, कोण R भी 90 है, कोण T आपको कुछ दिया नहीं, क्योंकि यहाँ मैं आपको बता दिया ये लंब है, तो ये लंब है, तो ये इसके साथ कितना कोण बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है, तो कोण Q 90 होगा। और यहाँ पर ये इसके साथ भी बेटा क्या बनाता है, 90 अंश का कोण बना रहा है, तो कोण R भी 90 हो गया, दोनों जगह 90 रख दिया। यहाँ से कोण T का मान निकाल लिया। उसके बाद बेटा त्रिभुज QRT लेते हैं, कोण Q आपका R1 है और R आपका R2 है, T आपको दिया नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 होता है। तो कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण T निकाल लिया। कोण Q का मान भी आपको मालूम है R का, यहाँ से कोण T का मान निकाल लिया, ये इधर जाएंगे दोनों माइनस में, माइनस कॉमन ले लेंगे, कोष्टक में आपका क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। समीकरण 4 आपका समीकरण 5 आपका ये है, और समीकरण 6 से, यानी कि समीकरण 5 से कोण T का इसका मान ये उठाएंगे, यहाँ से ये वाला तो कहाँ रख देंगे हम, यहाँ पर ये रख दिया, और ये ऐसा ही रहा, 180 कट गया, A बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। अल्पतम विचलन कोण का मतलब है कि जब आपका विचलन कोण डेल्टा बहुत कम हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, डेल्टा की जगह डेल्टा M, I1 की जगह I, I2 की जगह, यानी कि जो अलग अलग मान है उनको क्या करेंगे, एक कर देंगे हम। ठीक, इस अब समीकरण 7 में हमने क्या किया, R1 जगह R, R2 जगह R कर दिया, A आपका निकाल आया, यहां से R का मान निकाल लिया। फिर समीकरण
5 में, यानी इस वाले समीकरण में हम क्या करते हैं, I1 की जगह I, I2 जगह I, R1 की जगह R, R2 जगह R रख दिया, 2I हो गया, ये 2R हो गया। 2R बेटा आपको दिया है, यहाँ पे 2R बराबर A है, वही A यहाँ रख देंगे, यहां से A इधर प्लस में आ जाएगा, 2I बचेगा, I बराबर आपका हो जाएगा डेल्टा M प्लस A/2। स्नेल का नियम लगा देंगे, n बराबर साइन I अपन साइन R। साइन ऐसा ही रहेगा, I का मान ये है, ये मान उठा के यहां रख दिया, साइन नीचे ऐसा ही रहेगा, R है, R का मान बेटा ये रहा आपका, इसको रख देंगे A/2। ये आपके अपवर्तन का सूत्र हो गया। उसके बाद जब आपका प्रिज्म बहुत पतला होगा तो साइन I की जगह I लेंगे, साइन R की जगह R लेंगे, इसी वाले समीकरण में n बराबर I/R हो जाएगा, यानी साइन आपका हट जाएगा। I का मान फिर से ये वाला रख देंगे और R का मान फिर से ये वाला रख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, डेल M A रहेगा, इसका इधर क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, डेल्टा M आएगा, इधर इधर ट्रांसफर कर दिया, A इसमें से कॉमन ले लिया, और ये बेटा आपका अपवर्तन, प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र के निगमन हो गया। और इस बेटा डेरिवेशन को आप बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग डेरिवेशन भी है और थोड़ा अच्छा डेरिवेशन है, इसको आप पढ़ते रहिए अपना, ठीक है। अब आप चाहें तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।